नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा का बजट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के विधानसभा सदन में आज एक बार फिर बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए जो बजट पेश किया है, आज उस पर चर्चा की जाएगी। जहां विपक्ष अपने सवालों से सरकार को घेरने वाली है, तो वहीं सरकार की भी तरफ से विशेष कमेटियां अपने सरकार को बजट पर अपने सुझाव देगी। वे सत्र को लेकर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, या फिर यूं कहिए कि जो सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है उस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने 8 मार्च को बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार बीजेपी जेजेपी सरकार का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनोहर सरकार ने 1,77,00,000 रुपए का बजट पेश किया, जिसके बाद विधायकों और कमेटियों को बजट के विश्लेषण का समय दिया गया और आज एक बार फिर विधानसभा सदन में सत्र की कार्यवाही होगी। हरियाणा का बजट सत्र दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में सरकार का विपक्ष के तीखे सवालों से सामना होगा। विपक्ष अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया की कमी पर सवाल करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सवालों पर पक्ष विपक्ष में टकराव की संभावना। शून्यकाल के बाद मनोहर बजट पर चर्चा शुरू होगी। 8 समितियों सदन पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेगी। बजट के विश्लेषण के लिए गठित की गई है कमिटियां। बजट के विभिन्न मदों में बदलाव की सिफारिशें की जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही बजट को भाषणबाजी करार दे चुके हैं। इसके बाद भी उन्होंने अलग अलग वर्गों से चर्चा के बाद सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। यानी सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच टकरार के आसार रहेंगे। हरियाणा का बजट सत्र 22 मार्च तक चलने वाला है और 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी, जबकि 21 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर उठाए गए सवालों के जवाब देंगे और बजट पास करवाया जाएगा। इस दौरान सरकार विधानसभा में कई विधेयक भी पेश करेंगी। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक सदन में टेबल किया जा चुका है, जिस पर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। यानी जोरदार हंगामे के बीच सरकार प्रदेश के लिए अगले वित्त वर्ष की रूपरेखा को निर्धारित करेगी। चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। वहीं आज 2 बजे से बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात है कि जो बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो कितनी खास रह सकती है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको 2 बजे से जब बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, कितनी ज्यादा खास रह सकती है? रवि। बिल्कुल साधना, देखिए 2 बजे से आज छठा दिन है बजट सत्र का। छठे दिन की कार्रवाई 2 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ जो है आज बजट की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। इसके बाद जो है कमेटियां गठित की गई थी, एडहॉक कमेटियां, जो बजट पर चर्चा जिन्होंने करनी थी, बजट जो बनाया गया था, बजट जो सुनाया गया था, उसके बाद जो है एडहॉक कमेटियां हैं वो गठित की गई थी। 73 जो मेंबर्स हैं हरियाणा विधानसभा के, वो तमाम जो मेंबर्स थे, तमाम जो एमएलए थे, वो इन कमेटियों के मेंबर्स हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी रिपोर्ट आज जो है सदन में रखने जा रहे हैं। किस हिसाब से किन किन क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, क्या इस बजट के दौरान अच्छा हो सकता था, किन क्षेत्रों को ज्यादा साधने का जो है प्रयास किया जाना चाहिए था, कौन सी कमी है, ये तमाम जो चीजें हैं वो आज टेबल की जाएंगी। उसके बाद जो है तमाम जो प्रश्नकाल के बाद ये टेबल किया जाएगा और टेबल के बाद जो तमाम बहस जो है वो शुरू होगी। बजट पर चर्चा है वो शुरू होगी। बजट पर चर्चा के बाद विधेयक का कामकाज जो है वो जो है करने सुनिश्चित किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा, तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष के हाथ में, इनमें डीएपी का मुद्दा लगा लीजिए, क्योंकि जो बिजाई के समय डीएपी की खाद की जो किल्लत थी, सिंचाई के समय जो है यूरिया खाद की किल्लत थी। इसके अलावा जो डाडम खनन हादसा था, या फिर डाडम जो एरिया है उसमें अवैध खनन है, अवैध खनन को लेकर जो है
विपक्ष सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आएगा। ये तमाम जो मुद्दे हैं आज के दिन हावी रहने वाले हैं साधना। ठीक है, ठीक है रवि, अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष ने जब बजट पेश किया गया उसके बाद विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक मात्र भाषणबाजी है, क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष आज हंगामा कर सकता है? क्योंकि बजट को लेकर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हमें ये जो बजट है वो रास नहीं आया बिल्कुल भी तरीके से। बिल्कुल साधना, देखिए लगातार जब भी सत्ता पक्ष की तरफ से बजट सुनाया जाता है, जब बतौर वित्त मंत्री कोई भी मंत्री जो है बजट सुनाते हैं, तो विपक्ष का पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि जो बजट है वो हम लोगों के हित का नहीं है, लोगों को जो है कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। इस तरह की जो बयानबाजी है वो विपक्ष के द्वारा लगातार की जाती है। अगर जिक्र करें तो 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अंत्योदय योजना जो है हरियाणा सरकार की, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ कैसे पहुंचे, हर एक जो महकमा है, हर एक डिपार्टमेंट है, उसको बढ़ा चढ़ाकर इस बार जो है बजट दिया गया है, ताकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं जो संपूर्ण नहीं हो पा रही, तमाम जो चीजें हैं वो काम नहीं हो पा रहे थे, उसको बढ़ा के बजट इस बार पेश किया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले 25 सालों की रूपरेखा तैयार करने वाला ये बजट जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सुनाने से एक दिन पहले ये कह दिया था कि बजट के बाद जो विपक्ष की प्रतिक्रिया रहेगी वो मैं आज ही बता देता हूं, उनको बजट पसंद नहीं आने वाला। वो पहले एक दिन पहले ही उन्होंने ये कह दिया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये भाषण बजट से ज्यादा भाषण है और भाषण से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तमाम चीजें हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार आने वाले 25 साल का ये बजट जो है उसकी रूपरेखा के तौर पे देख रही है। जी ठीक है, ठीक है रवि, अब बात कर लेते हैं सरकार के कामकाज की, क्योंकि प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा की मनोहर लाल जो सरकार है वो पूरे प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रदेश में कर्ज जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। कर्ज की हमने बात की है, लेकिन इस बीच कर्ज को कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं? बिल्कुल साधना, देखिए कर्ज की अगर बात करें तो 2,43,000 का कर्ज जो है प्रदेश सरकार पर हो चुका है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है कर्ज ले रही है और घी पी रही है। ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रही है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार का कहना है कि परसेंटाइल के हिसाब से अगर जो हम कर्ज ले रहे हैं वो काफी कम है। 40% से ज्यादा का जो कर्ज है लेने की अनुमति होती है, तो वो 40,000 करोड़ से ज्यादा का जो कर्ज लेने की अनुमति होती है वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में काफी कम रहता है। तो ऐसे में हम जो है कर्ज जो ले रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, और कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, कर्ज लेकर डेवलपमेंट जो है वो कराया जाता है। हरियाणा प्रदेश की अब सड़कों की बात करें तो तमाम जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए, आप हरियाणा प्रदेश की कोई भी जो सड़क है उसको उठा के देख लीजिए, किस प्रकार की चकाचक सड़कें जो है डेवलपमेंट के तौर पर हमने बनाई हैं। ITI जगह जगह बनाई हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं वो बनाए जा रहे हैं। तमाम चीजें सत्ता पक्ष के द्वारा कही जा रहा है कि हालांकि मैं जिक्र ये करना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कभी भी कर्ज की बात करते हैं तो इस प्रकार की जब बात सामने आती है तो वो कहते हैं कि प्रदेश पर हमारी सरकार थी, यानी 2014 से पहले 60,000 करोड़ का वो कर्ज था। अब ये 2,43,000 करोड़ का कर्ज पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते हैं। इस पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया गया था कि जब सत्ता पक्ष की सरकार थी वो 60,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा प्रदेश पे बताते थे, लेकिन एक्चुअल में 97,000 करोड़ का जो था कर्ज उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे। करीब 30,000 करोड़ का जो कर्ज था वो बिजली कंपनियों का था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चुकाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष कर्ज को लेकर आमने सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ तौर पे कहना है अगर डेवलपमेंट करनी है तो लिमिट के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से हम कम कर्ज लेते हैं और जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा कराते हैं। जी ठीक है, ठीक है रवि, अब बात कर लेते हैं विपक्ष के सुझावों की, क्योंकि विपक्ष ने बजट पेश करने से पहले कुछ सुझाव भी दिए थे। अगर बात यहां ये की जाए कि जो सुझाव दिए गए थे उनको क्या शामिल किया गया, तो कौन कौन से सुझाव इसमें शामिल किए गए बजट में?
साधना, देखिए इस प्रकार की अभी जो है आधारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई कि कौन कौन से विधायकों ने कौन कौन से सुझाव जो वो दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर जिक्र करें तो हमने जो हरियाणा न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं हरियाणा के, विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के, तमाम लोगों के सुझाव आए हैं। जो सुझाव मानने योग्य थे, जो सुझाव वाकई में जो है इंप्लीमेंट करने लायक थे, वो हमने उनको इंप्लीमेंट किया है और इससे एक ताकत भी मिलती है सत्ता पक्ष को। कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो अपने रीजन की, अपनी जो क्षेत्र है उसकी समस्या भली भांति जानते हैं, तो ऐसे लोग वो सुझाव देते हैं तो सरकार को, सत्ता पक्ष को उसका फायदा मिलता है। तो तमाम लोगों ने ज्यादातर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया था, ज्यादातर लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सुझाव दिए गए थे, तो जो भी सुझाव मानने योग्य थे तो वो हमने जरूर माने हैं। जी ठीक है रवि, आपके पास लौटूंगी मैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तो अशोक चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपको मुखातिब कर। सर, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आज बजट पर चर्चा होनी है, विपक्ष को साफ तौर पर यही कहा गया कि बजट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आया है ये बजट। अशोक चौहान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, 1 मिनट में जी। रवि कालीराम मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, हम बात कर रहे थे बजट को लेकर, आपका क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आया ये बजट। रवि। बिल्कुल साधना, देखिए मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष जब भी कई बजट आता है तब भी सवालों के घेरे में जो है वो बजट होता है। हम किसी भी प्रदेश की बात करें या केंद्र सरकार का जो बजट आता है उसकी बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, सरकार को कहीं ना कहीं विफल बताने के लिए तमाम जो बयानबाजियां हैं वो करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बजट आया है 2.25 लाख करोड़ का, अपने आप में पहली बार इतना बड़ा बजट जो है हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो लेकर आई है। तो उनका अगर सत्ता पक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश की, जिनसे हमने खास बातचीत की है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगले 25 सालों की जो रूपरेखा है वो तैयार करने वाला ये बजट है। इतना अच्छा बजट और समान सभी वर्गों को साधते हुए सभी वर्गों का जो इसमें बजट एलोकेट किया गया है, जो पैसा इसमें डाला गया है, वो हर क्षेत्र को लेकर बढ़ाकर इस बार दिया गया है। क्योंकि तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं किसी बजट के चलते, पैसे के चलते कोई भी डेवलपमेंट का काम है वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए ये आने वाले 25 सालों की रूपरेखा जो है वो बताई गई है। क्योंकि जिस प्रकार से बजट जो पेश किया गया था, हम किसी भी महकमे के, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जो है इस बार जो बजट है वो काफी परसेंटाइल के हिसाब से अगर बात करें तो वो काफी बढ़ाकर इस बार पेश किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधने का प्रयास है। अंत्योदय योजना जो सरकार की है, साफ तौर पर सरकार का कहना है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ कैसे पहुंचे, तो वो हमारा प्रयास है और वो उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। तमाम हरियाणा के वासी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सही जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज है, उनका फायदा पहुंचाना हमारा धर्म भी है और कर्म भी है। जी ठीक है रवि, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक चौहान जी हैं, दूसरे मेहमान राय सिंह जी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक चौहान जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज बजट पर चर्चा होनी है, विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आया ये बजट, आप क्या कहेंगे इस पर अशोक जी? देखिए, विपक्षी तो इसको जो है अपना दल जो है पहले से जो घोषणाओं का बजट बता रहे हैं। अपना जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ये घोषणा है और कुछ नहीं है, सब अपना जो कागजी कार्रवाई वाला बजट है, कोई इसका जो बेनिफिट जो है प्रदेशवासियों को नहीं होने वाला है। सरकार ने जो 8 कमेटियों का गठन किया हुआ है वो शायद अपनी रिपोर्ट आज जो है अपना बजट में देगी, जैसे कि कानून जो है बजट का इसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। तो इसके बाद में जो है जो विपक्ष भी जो पहले जो बजट में जो कहा गया है इसके ऊपर जो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। उससे पहले भी जो है कादियान जो है अपना बजट के जो है अपना उसमें कार्रवाई में अपना पहले जो बाधा डालने के उसमें उनको जो निष्कासित कर दिया था, फिर वापस ले लिया गया। और लगता है कि आज भी कोई इस तरह का कोई अपना बहिष्कार वगैरह हो या वॉकआउट वगैरह हो, इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है।
कोशिश ही करेगा विपक्षी दल जो है कि जो है अपना सरकार को घेरने का प्रयास करें। जो सरकार ने जो बजट में जो बातें कही हुई है उसके बारे में उनसे स्पष्टीकरण क्या है, जो कमेटियां अपनी रिपोर्ट क्या देती है वो भी देखने वाली बात है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि सरकार जो है अच्छे से अच्छा बजट प्रदेशवासियों के लिए पेश करे, उसका जो बेनिफिट हो, क्योंकि भले ही सरकार ने जो है कोई किसी तरह का कोई टैक्स बजट में नहीं लगाया है प्रदेशवासियों पर बहुत से फिर भी ऐसे जो है अपना सुविधाएं हैं जो कि सरकार को देनी चाहिए। उनके लिए पर्याप्त बजट है या नहीं है, कैसे उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ आने चाहिए। विपक्ष के जो सुझाव हैं, जो सुझाव आते हैं सरकार को उनको भी मानना चाहिए प्रदेशवासियों के हित में। तो इस तरह की कार्रवाई जो है सरकार को करने अपना होनी चाहिए और विपक्षी दलों को भी अपना जो है तारतम्य में बैठाते हुए और अपना जो प्रदेशवासियों के भले के बारे में सोच कर जो है बजट के ऊपर अपनी जो है अपने जो उसमें भाग लें, उसके अंदर जो है अपनी जो प्रतिक्रियाएं दें और दूसरे जो सरकार को भी एडवाइस दें। अपना खाली अपना जो वर्कआउट करने से उससे कोई फायदा कुछ होने वाला नहीं है। मतदाताओं ने तुम्हें भेजा है, उनको जो है उनका ध्यान कीजिएगा, उनके हिसाब से वो कीजिएगा। ठीक है। अशोक चौहान जी आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ एक खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी, बजट पर चर्चा होनी है, ऐसे में विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये बजट है वो साफ तौर पर भाषणबाजी है, हमें ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बात कह के विपक्ष के नेता और खासतौर पे जो विपक्ष के नेता से मतलब विपक्ष के सभी नेता आमतौर पर जो भाषा बोल रहे हैं और विपक्ष के नेता सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वे इस बात का परिचय दे रहे हैं कि उन्हें या तो बजट के मामलों की समझ नहीं है 10-10 साल हरियाणा में राज करने के बावजूद, या फिर वे केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। जब हरियाणा के वित्त मंत्री वो कोई भी हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में भी बजट प्रस्तुत किए गए, आज भी हमारे पहले कार्यकाल में भी ये बजट तो सालाना प्रक्रिया का नाम है, हर साल बजट प्रस्तुत होता है विधानसभा के भीतर। और बजट सरकार की आमदनी कहां से होगी, पैसा कहां खर्च किया जाएगा, इसका लिखित दस्तावेज होता है। वो एक ऑथेंटिक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो जब हरियाणा का कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये तो खोथा है, ये तो केवल भाषणबाजी है, तो अपनी समझबूझ पर ही खुद सवालिया निशान लगाता है। हमारा एक तो ये कहना है, इस बजट में समाज के हर वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कह लीजिए, सामाजिक दृष्टि से कह लीजिए, आयु की दृष्टि से कह लीजिए, प्रत्येक वर्ग के लिए जो बजटीय प्रावधान है आने वाले साल में किसके लिए क्या कितना खर्च होगा आपके सामने है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका बजट कम हुआ हो, सब में वृद्धि हुई है। गांव की तरक्की पर फोकस है, बड़े गांव में शहरों जैसी सुविधाएं हों उसकी बात ये बजट करता है, नए मेडिकल कॉलेज की बात करता है, नई यूनिवर्सिटी की बात करता है नूह जिले में। ये बजट शिक्षा क्षेत्र की विस्तार की बात करता है। ये बजट कहता है कि हम संस्कृति मॉडल स्कूल उनकी संख्या 500 तक लेकर के जाएंगे। तो जो बजट खेल में वृद्धि कर रहा है, जो बजट खेत में वृद्धि कर रहा है, जो बजट गांव में वृद्धि कर रहा है, उस बजट को अगर कोई थोथा कहता है तो मैं कहूंगा कि उनकी सोच थोथी है और उन्होंने केवल तोता रटन का फैसला कर रखा है कि भाई कोई बात सज की करनी नहीं, बस एक जुमला पकड़ लिया, बजट होता है, बजट में किम्मे कौन, बजट में तो है कुछ नहीं। ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी आपके पास फिर से आऊंगी मैं। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो सुना आपने, वीरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि जो बजट इस बार पेश किया गया है वो हर वर्ग के लिए सही है, लेकिन फिर भी आपका ये कहना कि जो बजट है वो हमें रास नहीं आया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मैडम, जिस प्रकार पिछले 20 मिनट से आपने मुझे बैठाया हुआ है कि आप बजट पर इस विषय को लेकर चलेंगे,
ये एक कोई सार्थक बहस का तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पर चैनल की प्रतिष्ठा को बनाए रखे। ये चैनल भाजपा के लोगों का, सरकार का नहीं है। ये आपका अपना चैनल है। इसकी सार्थकता, इसकी मजबूती, इसका निष्पक्षता दायित्व आपका बनता है। रही बात इस प्रकार मेरे भाजपा के मित्र ने कहा, अरे जो बात करते हैं 25 वर्ष के योजनाओं की, प्लान की, अरे जिन्होंने देश के नवनिर्माण में 70 वर्षों से जो विभिन्न सरकारों ने केंद्र और प्रदेश में किया है, उनको बेचकर जो काम चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं, जिनके पास अपने संस्थान नहीं बचे, वो आने वाले 25 वर्षों का प्लान लेकर आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं, अरे देश में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता की तुलना अगर करें तो माननीय मनोहर लाल खट्टर सबसे निचले पायदान पे 3 बार आ चुके हैं। सर्वे हमारा नहीं है। ये बजट पर बात करेंगे क्या हरियाणा की? कुछ आपके पास अखबारों में मीडिया हरियाणा के बजट पर इन्होंने एक भी वाक्य नहीं बोला। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी, आऊंगी मैं आपके पास। राय सिंह को सुन लेते हैं प्लीज। ये आपका चैनल नहीं है। ठीक है, अरे बोलूंगा बजट में। क्यों नहीं है मेरा चैनल? आपका है क्या? राय सिंह जी, आप ये ऐसा व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए प्लीज प्लीज। हम बात बजट पर कर रहे हैं, आप उसी मुद्दे पर रहिए तभी बेहतर रहेगा। प्लीज इनकी आवाज कम कीजिए। राय सिंह जी, आप बोलिए, लेकिन बजट को लेकर आप प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। प्लीज प्लीज जी बोलिए। बजट को लेकर बोलिए आपसे। लेकिन भूमिका जो इन्होंने जो हमारे जी बोलिए। अब देखिए, वर्तमान में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनके बजट में देखिए किसान की बात क्या है। किसान ने एमएसपी की गारंटी मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 17% घटा दी है। हमें उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं सोच लगाकर उसको पूरा करेगी, उस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा था कि कोरोना में मरने वालों को 3 लाख रुपए देंगे और पीएम केयर फंड 10 लाख प्रति व्यक्ति मिलेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केवल 50,000 के चेक मिले हैं। आज तक मृतक परिवार प्रतीक्षा में, कब सरकार पैसा देगी? कोरोना में इन्होंने जिस प्रकार नंगा नाच किया है, उदाहरण आपके सामने है। रही बात विकास की, अरे वीरेंद्र सिंह चौहान पढ़ के आ करो। आज शहरी विकास मंत्रालय के लिए प्रदेश की सरकार ने 7% पिछली सरकार की तुलना में पिछले। राय सिंह जी सुनिए, राय सिंह जी सुनिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राय सिंह जी प्लीज आपसे यही अपील करूंगी मैं कि आप कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। बार बार यही कहना चाहूंगी, बजट पर ही रहिए प्लीज। इनको पहले आपने रोकना चाहिए था, जब ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता यही बात कहते हैं छोटा बजट है। अरे वो पढ़ के आते हैं, उनको ज्ञान है, सच्चाई का पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। 12% आपने टोटल 9 से 12% बजट बढ़ाया है। अरे जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों लाख कर्जा लेकर प्रदेश को चलाना चाहते हैं, उसकी निष्पक्षता, उनकी कार्यकुशलता कहां पर दिखाई देती है? प्रदेश जानता है। और जो बात करें, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, वीरेंद्र सिंह चौहान उस पर जवाब जरूर दें। पिछले बजट में, पिछले बजट के बाद पिछले सेशन में क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र से लेकर यमुनानगर का जो मार्ग है, लाडवा से लेकर यमुनानगर जो 22-25 किलोमीटर का राष्ट्रीय मार्ग है, वो हरियाणा का सबसे व्यस्त राजमार्ग है। पिछले सेशन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि 28 फरवरी को डीपीआर जमा हो जाएगी और बजट अलॉट हो जाएगा और काम 1 मार्च को लग जाएगा, सेशन से पहले। लेकिन भागे विपक्ष ने जब सवाल किया, सदन में सवाल किया हमारे विधायकों ने, तो कह रहे हैं कि ठेकेदार भागे। ठेकेदार भागकर कहां गए? करनाल चले गए, करनाल से गुड़गांव चले गए। अरे ऐसे ठेकेदारों को पकड़ो, वो सरकार के सक्षम में काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ समझते हैं सब बात को। इसको ये सच्चाई है कि बजट जो है केवल एक लोक लुभावना है। इनकी अपनी डफली, अपना राग है। खट्टर साहब के संगीत है, बजाए जाओ, लोगों को बकाए जाओ। लोग समझते हैं, जानते हैं कि सच्चाई में धरातल पर कुछ नहीं है। आज भी योजनाएं वैसी की वैसी पड़ी हैं। 17 योजनाएं इन्होंने पिछले 2 साल से लगातार हर सेशन में बता रहे हैं, जब काम करते हैं तो छोड़ देते हैं। पहले 67 पेज का भी भाषण तैयार किया राज्यपाल महोदय का, जब वो नकली बातें सामने पकड़ी गई, जब कहा कि ये पहले आ चुकी हैं, उनको कम कर दिया गया अभिभाषण में। अरे ये वो लोग हैं जो लोगों को बेकाना जानते हैं, जो लोगों के अंदर धर्म से, ना जाति से, क्षेत्र से भावनाओं को भड़काकर लोगों को केवल अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है राय सिंह जी, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। वीरेंद्र सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी मैं। वीरेंद्र सिंह जी, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बजट जो है वो पेश किया गया, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये एकमात्र भाषणबाजी है। आप क्या कहेंगे? कई देर से ही बोल रहे थे, साफ तौर पर आपका क्या कहना है वीरेंद्र सिंह जी?
देखिए, मैंने पहले कहा कि बजट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जी। उसमें कही गई बातों का कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर एक अर्थ होता है। उसमें किस मद में, किस विभाग के लिए, किस योजना के लिए जो क्या प्रावधान किया गया, सदन से पारित होने के बाद वो धन उन विभागों में, उन योजनाओं पे लगता है। तो सरकार ने जो प्रावधान किए, कांग्रेस के नासमझ नेता जो सब जानते हैं कि जो बजट में भाजपा के मूर्ख नेता राय सिंह जी प्लीज आप व्यक्तिगत मत कीजिए, ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। राय सिंह जी प्लीज, बदतमीजी नहीं चलेगी। रोकिए राय सिंह जी आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते प्लीज। अरे चुप रहिए आप, राय सिंह जी आप क्या बोल रहे हैं? नाम लीजिए आप। अरे मिस्टर चौहान, राय सिंह जी प्लीज। आपको बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आदत है ना, आप आवाज कम कीजिए अपनी। आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं कोई, आप सिर्फ बजट पर रहिए। अगर आपको बजट पर बोलना है तो बताइए प्लीज। संस्कार सीखिए, पगड़ी की लाज रखिए आप, जो आपको सम्मान पूर्वक प्रतीक है ना, आपको नहीं बात करनी। राय सिंह जी प्लीज, वीरेंद्र जी बोलिए। अरे ऐसे मूर्ख लोगों के साथ बहस कराओगे आप हमारे? राय सिंह जी मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। जिन्हें सच्चाई का नहीं पता है, ठीक है, वाईफाई का प्रयोग करें। क्या इस व्यक्ति को रोकेंगी आप, या मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ही क्या वाहियात लोगों की बात सुनी जानी है तो मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। ठीक है वीरेंद्र जी प्लीज आप भी मत कीजिए, आप भी मत कीजिए कमेंट प्लीज, प्लीज व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए। आप बोलिए, आप बजट को लेकर बोल रहे थे, आप बोलिए। डकोसला है आपका चेहरा चरित्र जो है। राय सिंह जी या तो आप बोल लीजिए या फिर उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। नहीं मैडम, मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। राय सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी राय सिंह जी प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास। पहले बात उनकी सुन लेते हैं। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। राय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हरियाणा।